तो आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर आप फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या था? आइंस्टाइन नामक एक साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दिया। इससे पहले आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया भी होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वेव थ्योरी के बीच में थोड़ी सी लड़ाई हुई। वेव थ्योरी ने कहा कि कोई भी जो लाइट होता है वो प्योरली सिर्फ वेव नेचर शो करता है, वेरएस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहा है और हर जगह उसकी थ्योरी को गलत प्रूफ कर दे रहा है कि नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट को पार्टिकल की तरह प्रूफ कर चुका था, लेकिन सिर्फ वर्बली प्रूफ करने से या थ्योरेटिकली प्रूफ करने से काम चलने वाला नहीं था। आपको प्रूफ जब भी करना होता है तो मैथमेटिकल इक्वेशंस के साथ प्रूफ करने होते हैं। वो काम हर्ज नहीं कर पाए, तो पहली बार इस काम को किसने किया? उसका नाम था आइंस्टाइन, और इसलिए आपने हेडिंग डालना है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसके अंदर आप सब हेडिंग लिखें एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, राइट। In 1905, Albert Einstein explained. In 1905, Albert Einstein explained the various. In 1905, Albert Einstein explained the various laws of photoelectric emission. Various laws of photoelectric emission on the basis of Planck's quantum theory. On the basis of Planck's quantum theory. प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? एनर्जी जो है वो h म्यू के बराबर होता है, और एनर्जी इज ऑल्सो रिटन एज एन एच म्यू, वेर n इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो E इज इक्वल टू एच म्यू, ये जो डेफिनेशन है पहली बार ने प्लैंक ने दिया था। लिखें अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ, लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वेंटा, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वेंटा। इसको क्या बोलते हैं? क्वेंटा बोलते हैं, QUNTA, टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वेंटा। वन क्वेंटम ऑफ लाइट रेडिएशन, वन क्वेंटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, इज ऑल्सो नोन एज फोटोन, which travels with the speed of light. One quantum of energy is also called as photon, which travels with the speed of light. Light के स्पीड से ट्रैवल करता है बिकॉज ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और EMW चैप्टर में मैंने आपको बताया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। दिस वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन, और इसी को क्वेंटा भी बोलते हैं। वेयर दिस H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वेयर दिस H इज प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, म्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्लियर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जरा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको याद आएगा कि ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा कि इस तरह से हमारा मेटल प्लेट था, और इस मेटल प्लेट पर एक फोटोन इस तरह से आके क्या होता है? टकराता है। जब ये फोटोन इस पर आके इस तरह से टकराएगा, क्या होगा? इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा? बाहर इजेक्ट होगा, और ये इलेक्ट्रॉन अगले प्लेट की ओर जो आपका इस तरफ रहता है, जो कि अपोजिटली चार्ज होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाला जो प्लेट होगा वो क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, और ये क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा। ये इसको धक्का लगा रहा होगा, ये इसको अपनी ओर खींच रहा होगा, तो ये किसी काइनेटिक एनर्जी से इस एंड से इस एंड इस तरफ जा रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू law of conservation of energy,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप ये बात तो कह ही सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जितनी एनर्जी आपने दी होगी, जो एनर्जी आपने दिया होगा वो दो ही काम करेगा, एक तो उसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के काम आएगा और प्लस वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। एनर्जी को अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी आप एच म्यू लिख सकते हैं और ये लिख सकते हैं एच म्यू नॉट, और ये किसके बराबर होगा, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। और यही इक्वेशन दिया था आइंस्टाइन ने, यही इक्वेशन किसने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था। एच म्यू इज इक्वल टू फाई मतलब दिस इंटू काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये के ई मैक्स है। के ई मैक्स होने की वजह से ये भी क्या होगा, तो इसको लिखते हैं एच म्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, ये भी इक्वेशन लिखा गया। दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ में आई हो इस पूरे थ्योरी पार्ट में जो भी मैंने बताया? द एंटायर एनर्जी विच वॉज रिसीव्ड बाई द मेटल प्लेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक, इलेक्ट्रॉन को निकलने में जितनी एनर्जी लगी, दूसरा वो जिस स्पीड से इस एंड से उस एंड को भागा। भागने वाली चीज को हमने काइनेटिक एनर्जी कहा और निकलने वाली चीज को वर्क फंक्शन कहा। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द इनकमिंग एनर्जी। यहां पर एक अजम्पशन हमारा क्या है, रास्ते में कुछ लॉस नहीं हुआ है। लॉस होगा फिर तो यह लेसन नहीं लिख सकते, पर लॉस होगा भी नहीं क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर यहां पे वैक्यूम नहीं है और कुछ पार्टिकल्स ऑफ एयर प्रेजेंट हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा वो कहीं ना कहीं टकराएगा तो उसमें कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होगी। यहां हमारा अजम्पशन है कि वो सब लॉस यहां पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है, इसलिए एनर्जी क्या है, कंजर्व्ड है। ऑब्वियसली अगर यहां पर हम मान रहे हैं कि एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है, टकराने के बावजूद भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रहा है, तो कहां पे एनर्जी डिसिपेट नहीं होता था, तीन पढ़े थे ना, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक एंड बीच का एक कंडीशन था जहां पे पार्शियली इलास्टिक कुछ। तो अब जैसे माने मैंने कुछ चीज फेंका, अब वो लोहे का बॉल अगर जमीन में फेंक रहा हूं तो क्या होगा, पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसमिट हो गई, इसलिए बॉल वापस नहीं आ पाया। पर आपने एक बॉल देखा होगा, रबर का बॉल, जिसको अगर फेंकते हैं तो वो आता तो है पर वापस उसी हाइट को नहीं पहुंच पाता क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसमिशन हुई है। पर एक बॉल आता है पिंग पोंग बॉल, उसको जब आप फेंकते हैं तो हो सकता है जितने हाइट से आपने फेंका उससे ज्यादा ऊपर भी आ सकता है। इसका यह मतलब नहीं कि उसने एनर्जी गेन कर लिया, पर एटलीस्ट वहां तक तो वो पहुंच ही सकता है जहां से आपने उसको फेंका था, या बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहता है। तो अगर वो प्लास्टिक बॉडी है तो इनइलास्टिक है तब तो सीधे सीधे ढप करके रह जाएगा। लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी प्लास्टिसिटी है तो उसको क्या करेगा, बाउंस बैक फेंकेगा। बाउंस बैक अगर कर रहा और सेम हाइट तक पहुंच गया, मतलब एनर्जी लॉस नहीं है, तो वहां पर जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा ना कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में वो टकराएगा और बाउंस बैक करेगा वो भी परफेक्टली मतलब नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो ऐसा हमारा अजम्पशन है, पर ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई चीज किसी से टकराए और वहां कोई लॉस ऑफ एनर्जी ना हो। कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है? नहीं? हेडिंग डालें, रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी को आपने डिफाइन पहले भी कर रखा है। काइनेटिक एनर्जी को आपने कैसे डिफाइन किया था अभी थोड़ी देर पहले, या शायद पिछले क्लास में EV नॉट के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है क्या? देखिए तो काइनेटिक एनर्जी को V नॉट के टर्म्स में आपने कैसे डिफाइन किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E टाइम्स V नॉट, यही हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर भी है। अच्छा, EV नॉट, अच्छा अभी आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस फाई नॉट। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। इसके जगह पर कहने राइट, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच ब्रैकेट में
म्यू माइनस म्यू नॉट, म्यू माइनस म्यू नॉट, दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन वी नॉट एंड म्यू नॉट। वी नॉट और म्यू नॉट के बीच का रिलेशनशिप है, इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लें। डन। इसी रिलेशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्यों? आपने ये पढ़ा होगा सी लैम्डा इज इक्वल टू सी इंटू म्यू। तो म्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई सी। ऐसे कुछ पढ़े थे क्या? नहीं नहीं नहीं, गलत लिख दिया मैंने। मैं लिखा लैम्डा म्यू इज इक्वल टू सी पढ़े थे, तो यहां से कैन आई राइट म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो यहां पर म्यू के जगह पे मैं अगर इसे रिप्लेस करूं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा माइनस सी बाई लैम्डा नॉट, दैट इज ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो ये भी एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, एंड दिस इज द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और लैम्डा के टर्म्स में, दोनों ही टर्म्स में हमने इसे लिख लिया। डन। लिखें वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एंड लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन एंड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। मिटा दूं? ये तो लिख लिया होगा सबने। चलिए अब बहुत अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूं मैं। देखें, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो किसके बराबर है? हाफ एम वी मैक्स का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर था? एच ब्रैकेट म्यू माइनस म्यू नॉट। लॉजिकली जरा चेक करिए, क्या ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव हो सकती है या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? क्यों? हाफ इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव, मास पॉजिटिव, वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी हुआ तो उसका स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर LHS पॉजिटिव है तो RHS हैज टू बी पॉजिटिव। प्लैंक कांस्टेंट है तो ये तो पॉजिटिव है ही। इन ऑर्डर टू मेक दिस एज पॉजिटिव, मतलब म्यू माइनस म्यू नॉट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, देन म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। अच्छा, ये कंडीशन हमने स्टार्टिंग में कहा था क्या कि उसी वाले फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा जिसमें म्यू जो है वो म्यू नॉट से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और ये क्वांटिटी तभी पॉजिटिव होगी जब म्यू क्या होगा? म्यू नॉट से बड़ा होगा, और एल्स काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो अभी जो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, मैथमेटिक भी उसको क्या कर रहा है? जस्टिफाई कर रहा है। यानी म्यू जब म्यू नॉट से बड़ा होगा तभी ये कुछ एनर्जी के साथ निकलेगा, और काइनेटिक एनर्जी तभी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो इस बात को लिखें। द इक्वेशन सक्सेस, पहले इस इक्वेशन को लिख लीजिएगा, सिर्फ इक्वेशन को पहले उस हेडिंग के नीचे लिखिएगा, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसा करके लिखेंगे हम लोग। द इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स, ये इक्वेशन लिखिए, सिर्फ ये इक्वेशन लिखना है, ये जस्टिफिकेशन नहीं, सिर्फ इक्वेशन। द इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स, द इक्वेशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, द लॉ ऑफ
photoelectric emission. Point number 1, if mu is greater than mu naught, पहला point, if mu is greater than mu naught, then half mv square is positive, or else the value of kinetic energy becomes negative, which is not possible. The value of kinetic energy becomes negative, which is not possible. Therefore, photoelectric emission is only possible. Therefore, photoelectric equation is only possible when mu is greater than mu naught. Done. Point number 2. अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक फोटोन की आवश्यकता है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर ही निकलेगा, और उसको निकालने के लिए जो इनकमिंग रेडिएशन है उसके एक एनर्जी पैकेट को हमने फोटोन बोला है. यानी एवरी फोटोन विल इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन. एक फोटोन आके टकराएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. मैंने कहा जितने ज्यादा फोटोन आके टकराएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. तो इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? तो ये बात हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, पर यहां से जस्टिफाई भी हो रहा है प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से, बिकॉज एवरी क्वांटा इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज फिक्स्ड, दैट इज एच म्यू के बराबर. इफ वन में एच म्यू आके टकरा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज एच म्यू के बराबर, सॉरी दैट इज एच म्यू नॉट के बराबर, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, और फिर वो कुछ काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगा, बाहर बढ़ जाएगा. तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो रहा था, बढ़ जा रहा था. ये हमने स्टेटमेंट लिखा था, पर उस टाइम हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे, पर मैथमेटिक्स ने उसको क्या कर दिया, जस्टिफाई कर दिया, बिकॉज दिस इज ओनली रिटन फॉर वन इलेक्ट्रॉन. एक फोटोन के लिए लिखा गया ना, एक फोटोन आएगा तो उस फोटोन से जो एनर्जी टकराई दैट इज एच म्यू, उसको निकालने में जो एनर्जी लगी दैट इज एच म्यू नॉट, और जो एनर्जी बच गई उसके साथ वो लेकर वहां से भाग रहा है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर. दैट काइनेटिक एनर्जी लिखें, सिंस वन फोटोन एमिट्स वन इलेक्ट्रॉन, सिंस one photon emits one electron, so the number of photoelectron emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. Since one electron emits one electron, so the number of photon emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light, is directly proportional to the intensity of incident light. Next, kinetic energy is directly proportional to mu. Kinetic energy is directly proportional to mu. Point number 3, kinetic energy जो है वो mu के directly proportional है. क्यों? क्योंकि एच भी कांस्टेंट है और म्यू नॉट भी कांस्टेंट है. वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए, एच कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ एक ही चीज वेरिएबल है दैट इज म्यू, और उसके ऊपर ये किससे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है. तो लिखें काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन म्यू. दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन, दिस शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स only on the frequency of incident radiation. ये हमने क्या ग्राफ में वहां देखा था क्या, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के ऊपर. तो यहां से फॉर्मूले से भी क्लियर हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. लास्ट पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन. फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू elastic collision between photon and an electron. Photon and an electron. Collision between, elastic collision between photon and an electron. As they are of comparable size,
there is no time lag between them. As they are of comparable size, there is no time lag between them. दोनों के बीच में टाइम लैग नहीं है. क्लियर? There is no time lag between them. और हमने लिखा भी था टाइम लैग कितना होता है, 10⁻⁹ सेकेंड्स के बराबर. हेडिंग डालें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. तो अब ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया. इस एक्सपेरिमेंट से अब आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि पार्टिकल नेचर लाइट में कहां से आया. ठीक है, पार्टिकल नेचर समझ लेंगे, फिर वेव नेचर समझ लेंगे, और फिर कह देंगे कि लाइट के पास क्या होता है, डुअल नेचर होता है. लिखें, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गेव, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गेव द एविडेंस दैट, द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गेव the evidence that light consists of packets of energy, light consists of packet of energy called as light quantum, which are associated with particles named as photons. Particles named as photons. Particles named as photons. तो फोटोन जो है वो एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है कि वो जब इलेक्ट्रॉन पर आके टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन को वहां से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा. तो हमें पता चल गया कि पार्टिकल नेचर अगर उसमें है लाइट में, वो हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कंफर्म पता चल गया. कैसे पता चला, इक्वेशन वाइज देखेंगे तो समझ में आएगा. E इज इक्वल टू किसके बराबर, एच म्यू के बराबर, और इसको हम लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा. E इज इक्वल टू एच म्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा. देन ये इक्वेशन लिखे, उसके नीचे लिखे वेयर H is Planck constant, mu is frequency, c is speed of light, and lambda is wavelength of photon. Lambda is wavelength of photon. H is Planck constant, c is speed of light, mu is frequency, and lambda is photon, wavelength of photon. मोमेंटम की फॉर्मूला आपने देखा होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है E बाई सी के बराबर. अब E की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा इंटू 1/c, सी से सी कैंसिल, मोमेंटम दैट इज मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा. यानी मोमेंटम जो है वो किसके बराबर हो गया, लैम्डा के बराबर हो गया. अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन क्लासिकल फिजिक्स. इसके पास मास भी है और वेलोसिटी भी है, तो ये ऑब्वियसली मास और वेलोसिटी पोजेस करता है, तो ये पार्टिकल नेचर है. लेकिन अगर मैं कह रहा हूं किसी के पास लैम्डा है मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो कहीं ना कहीं वेव नेचर पोजेस कर रहा है. तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक इक्वेशन दोनों को जोड़कर दिखा रहा है कि उसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है. तो ये आप इसको उसके नीचे लिख लें. राइट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन. तो फोटोन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग लिखते हैं. पॉइंट नंबर 1, in interaction of radiation with matter, in interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of a particle called photon. In interaction of radiation with matter, radiation behaves as if it is made up of particle called as photon. जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि हमने अभी तक एनर्जी का जो पैकेट था उसको क्या नाम माना है, फोटोन माना है. A photon travels with a speed of light that is 3 into 10⁸ meter per second. A photon travels with a speed of light that is
3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट, इट हैज जीरो रेस्ट मास। इट हैज जीरो रेस्ट मास, यानी फोटोन जब रेस्ट पर होगा तो उसके पास कोई मास नहीं होगी। इट हैज जीरो रेस्ट मास। कैसे पता चलता है? तो उसका एक फॉर्मूला है, मास इज इक्वल टू m0 होल डिवाइडेड बाई √1 माइनस v²/c²। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि ये क्वांटिटी जीरो कब हो जाएगी। ये क्वांटिटी जीरो तब होगी, रेस्ट मास किसी का जीरो कब होता है और मूविंग मास जीरो कब होता है वो समझते हैं। अगर मैं फोटोन की बात करूं तो वो किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? स्पीड ऑफ लाइट। तो c²/c² 1 माइनस 1 इज 0, √0 इज 0, एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इनफाइनाइट। तो वो रेस्ट मास नहीं बोलेंगे, उसको मूविंग मास बोलेंगे, क्योंकि वो मूव कर रहा है, तो वो 0 के बराबर हो गया। वेयरएज अगर मैं बोलूं नहीं इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वो रुका हुआ है। अगर वो 0 रुका हुआ है मतलब 0 बाई वेरी बिग क्वांटिटी, 0 बाई वेरी बिग क्वांटिटी इज अ 0, 1 माइनस 0 इज 1, √1 इज 1, मास बिकम्स इक्वल टू m0। तो अगर वो रुका हुआ है तो उसका मास ओरिजिनल है। जैसे हम लोग रुके हुए हैं तो हमारा जो मास है वही हमारा मास है, लेकिन अगर हम चल रहे होते तो मेरा मास कन्वर्ट हो रहा होता एनर्जी में। तो वो कह रहे हैं मूविंग मास एंड रेस्ट मास का कॉन्सेप्ट है। तो ये फॉर्मूला उसके नीचे लिख लीजिए। वहां जो आपने लिखा है ना स्टेटमेंट, इट हैज जीरो रेस्ट मास, तो फोटोन्स के पास रेस्ट मास, इट हैज जीरो रेस्ट मास, दैट इज फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। उसका मतलब ये होता है फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फोटोन किसी कीमत पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता रेस्ट पर। नेक्स्ट, फोटोन ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। m0 इज योर मास जब आप रुके हुए हैं, m इज जब मास आप मूविंग है। तो मूव करते वक्त आपका मास थोड़ा सा ओरिजिनल मास से कम हो जाता है, ये इसका मतलब है, यानी ये इक्वेशन उसको दर्शा रहा है। फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फोटोन ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, photon are independent of intensity, photons are independent of intensity, depends upon frequency and independent of intensity. In a photon particle collision, in a photon particle collision, photon particle collision मतलब मेटल एक प्लेट था और फोटोन आकर उस पर टकरा रहा था। तो फोटोन जब पार्टिकल से टकरा रहा है तो उस टाइम जो कोलिजन है उसको हम क्या मानते हैं? द एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस कोलिजन। और अगर मोमेंटम और एनर्जी दोनों कंजर्व्ड है, इसका मतलब कोलिजन किस प्रकार का है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो वो भी लिख लीजिएगा, इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तभी दोनों चीजें क्या रहती है? कंजर्व्ड रहती है। हेडिंग डालें मैटर वेव, हेडिंग डालें मैटर वेव। व्हाट इज मैटर वेव? मैटर वेव का क्या मतलब है? अब हम कह रहे हैं कि कैसे वेव और पार्टिकल नेचर दोनों ही किसी एक चीज में देखा जा रहा है। अब आप लाइट को वेव भी बोल रहे हैं और जब वो किसी चीज से टकरा जा रहा है तो उसको पार्टिकल भी बोल रहे हैं, तो दोनों ही नेचर है। तो मैटर वेव के अंदर आप सब हेडिंग डालें डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का डुअल नेचर, व्हाट इज द डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन? लिखें वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में लिखें। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन explain the phenomena of interference and diffraction, explain the phenomena of interference, diffraction and polarization of light. वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स में मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको। ये तीनों ही चीज वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये तीनों ही कॉन्सेप्ट वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वेव थ्योरी ये तीनों चीज को बताती है कि प्योरली क्या है? वेव नेचर शो कर रहा है। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ
इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यही 3 फेनोमेना आपको वेव थ्योरी में पढ़ना है, यानी वेव ऑप्टिक्स में पढ़ना है। ऑन दी अदर हैंड क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि किसने दिया? प्लैंक ने। क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड, whereas on the other hand quantum theory of electromagnetic radiation successfully explained the photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, X-ray spectra, etc. Whereas on the other hand quantum theory of electromagnetic radiation successfully explained the photoelectric effect, Compton effect, COMPTON, Compton effect, black body radiation, X-ray spectra. Done. It means, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, it means radiation sometimes behaves as a wave and sometimes behaves as a particle. It means radiation sometimes behaves as a wave and sometimes as a particle, and therefore have dual nature, that is they can have particle as well as wave nature. उसके पास कौन कौन सा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। और ये किसमें ज्यादातर देखने को मिलता है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में। पार्टिकल जो कि वेव नेचर ज्यादा दिखाता है कहां पे? जहां पे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तरह बिहेव करता है। अरे इसका मोबाइल नंबर है, उसको बोलिए दरवाजा तो खोले, पानी नहीं है। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। हेडिंग डालें, वेव नेचर ऑफ या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। हेडिंग डालें, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल या डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस समझते हैं? हाइपोथेसिस मतलब एक जैसे मैं बोलूं कि एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, उसे आपको हाइपोथेसिस का मतलब समझ में आएगा। गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम का सेल बढ़ जाएगा। गर्मी बढ़ेगी तो आइसक्रीम का सेल बढ़ जाएगा। ये एक हाइपोथेसिस है। दिस मे बी ट्रू, दिस मे नॉट बी ट्रू। ये एक हाइपोथेसिस है विच मे बी ट्रू, मे नॉट बी ट्रू। बट मेरे अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं, क्योंकि मैं एक यूजर हूं आइसक्रीम का, तो मैं कह सकता हूं कि अगर गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आइसक्रीम का सेल बढ़ना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद चेक करते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस दिया था वो सही निकला या गलत निकला। इफ वो करेक्ट निकला तो मैं कहूंगा कि यार जो मैंने हाइपोथेसिस दिया था वो करेक्ट है। अगर वो गलत निकल गया तो हम कहेंगे यानी एक ही फैक्टर नहीं है आइसक्रीम के सेल के बढ़ने का, देयर कैन बी सम अदर फैक्टर्स ऑल्सो। कई बार गर्मी, ठंड के दिनों में भी आइसक्रीम का सेल बढ़ जाता है। कब? अचानक से बहुत दिन ठंड पड़ रही थी, पर एक दिन अचानक से गर्मी हो गई थोड़ी सी, यानी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया। अब फिर उसके अगले दिन अगर लगातार 2 दिन थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई, फिर ठंड आ गई, तो वो 2 दिन में अचानक सडनली क्या हुआ? आइसक्रीम का सेल बढ़ गया। या फिर जरूरी नहीं कि गर्मी बढ़े घटे, गर्मी कांस्टेंट ही है या ठंडी कांस्टेंट है, पर उस दिन पार्टी थी और पार्टी में आइसक्रीम का सेल बढ़ गया। तो अब आप ये हमेशा नहीं कह सकते कि गर्मी बढ़ेगी तभी आइसक्रीम का सेल बढ़ेगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि संडे के दिन आइसक्रीम का सेल ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सब लोग घूमने के बाहर निकलते हैं, पर ऑन वीकडेज आइसक्रीम का सेल नहीं बढ़ता है। तो गर्मी भी थी लेकिन फिर भी संडे को सेल ज्यादा हुआ। दीज आर दी मेनी फैक्टर्स विच विल डिसाइड दी सेल्स ऑफ आइसक्रीम। तो हम इस हर हाइपोथेसिस को क्या करते हैं? अलग अलग चेक करते हैं, और जो जो हमारे को सही होता जाता है वो हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करते हैं, और जो गलत होता जाता है उसको हम क्या करते हैं? रिजेक्ट करते जाते हैं। तो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना हमारे हाथ की चीज है, लेकिन हम एक पहले अनुमान लगाते हैं। तो डी ब्रोगली नामक एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने कहा कि पार्टिकल और वेव दोनों नेचर उसमें प्रेजेंट होता है, या शायद ऐसा कहा होगा कि सिर्फ वेव नेचर होता है, और फिर प्रूफ किया कि देखते हैं वेव नेचर आता है कि नहीं आता है, तो देखा हाँ वेव नेचर तो आ रहा है। फिर एक हाइपोथेसिस दिया होगा इसमें पार्टिकल नेचर है,
फिर उसको चेक करा होगा, देखा यार वो भी उसको ट्रू हो गया, तो अब ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, मतलब इसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं। तो ऐसे हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है जो आप किसी भी रिसर्च करते वक्त लिखते हैं और तब फिर उसको ट्रू या फॉल्स आप प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। लिखें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, BROGLIE, according to D. Broglie, a wave is associated with, according to D. Broglie, a wave is associated with moving material particle which controls the particle in every respect. Moving material particle which controls the particle in every respect, full stop. The wave associated with moving material particle, the wave associated with moving material particle is called matter wave. The wave associated with moving material particle is called matter wave or de Broglie wave, and the wavelength associated with this de Broglie wave is called de Broglie's wavelength, and the wavelength associated with this de Broglie wave is known as de Broglie's wavelength. De Broglie wave is known as de Broglie wavelength। और वही इक्वेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा इज एसोसिएटेड विथ मास एंड वेलोसिटी। लैम्डा मतलब वेव नेचर, मास एंड वेलोसिटी मींस पार्टिकल नेचर। और डी ब्रोगली ने इस इक्वेशन को ही प्रूफ किया और बताया कि भाई अगर किसी में लैम्डा भी है और वेलोसिटी या मास भी है, मास और वेलोसिटी है मतलब वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और लैम्डा है तो मतलब वेव नेचर शो कर रहा है, और आपस में दोनों को रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया। उसी वेवलेंथ को आप क्या बोलते हैं, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ बोलते हैं। डन, लिख लीजिए। लास्ट टॉपिक लिखें, रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। रिलेशनशिप बिटवीन डी ब्रोगलीज वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी आपने क्लास 11th में पढ़ा था, वहां पे आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, पढ़े थे, या 3/2 स्मॉल kT, राइट। फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, from kinetic theory of matter, the average kinetic energy of a particle, the average kinetic energy of a particle at temperature T is given by, at temperature T is given by K is equal to 3/2 kT, where छोटका k is Boltzmann constant, where small k is Boltzmann कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी की एक और इक्वेशन आप क्या जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन भी आप जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। मेरे को याद नहीं है पर बता देता हूं, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 लिख लीजिए। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। और प्लैंक कांस्टेंट का भी लगे हाथ तो लिख लीजिए 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। अब जरा यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा, कैन आई राइट काइनेटिक एनर्जी एज हाफ mv का होल स्क्वायर, mv का होल स्क्वायर बाई m। कैन आई राइट दिस, देखिए तो मैंने m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m स्क्वायर बाई v इंटू वी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। ये ऐसा इसलिए किया ताकि काइनेटिक एनर्जी को आप मोमेंटम के टर्म्स में लिख सकें। p स्क्वायर बाई m लिख सकते हैं,
P इज इक्वल टू यानी मोमेंटम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी और P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये भी डब्बे में बंद करिए, ये आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, पढ़े थे। चलिए ठीक है। अब मोमेंटम P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी का ये लिख सकता हूं क्या 3/2 स्मॉल k इंटू कैपिटल T, 2 से 2 कैंसिल, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 3m kt। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट मोमेंटम एंड टेम्परेचर। हेडिंग आपने क्या डाला है वेवलेंथ। अब मोमेंटम आ गया मेरे पास, तो मोमेंटम और वेवलेंथ का भी एक रिलेशनशिप पढ़े थे ना, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। तो p इज इक्वल टू कैन आई राइट h बाई लैम्डा, मैं लिख देता हूं h बाई लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट 3m k टाइम्स कैपिटल T। और यहां से अगर लैम्डा निकाला जाए तो क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 3m स्मॉल k इंटू कैपिटल T। रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एंड T। स्टेटमेंट में आप क्या लिखेंगे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। रिलेशनशिप क्या है, लैम्डा जो है वो टेम्परेचर के अंडर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए यहां पे आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड करने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए।